कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो, लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से
कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, ये क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। और ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहाँ आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं। और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहाँ आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहाँ आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहाँ की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई।
आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है जहाँ उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है जहाँ सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसा तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है जहाँ उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, आप तो बहुत हैंडसम है। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो? वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफी काफी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मजे करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार, जरूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो, ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ।
अरे नहीं नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए। तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे। पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊं। हाँ हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है, उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का। कि रीटा की जिंदगी बड़े ही मजे से गुजर रही थी। आस पड़ोस से लेकर नाती रिश्तेदार सभी रीटा को बड़ा मानते थे। वो सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। अरे बहन, ये लो कढ़ी बनाई थी मैंने, सोचा तुम बीमार हो तो तुम्हारे घर के लिए भी बना दी, खा लेना। सभी रीटा की तारीफ करते हैं। रीटा की ममेरी बहन कहती है, रीटा तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी की नहीं सोची? सोच तो रही हूं, लेकिन ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा जो कमाता धमाता ही नहीं है। ये तो है, तू उसे समझाकर किसी काम पर क्यों नहीं लगाती? अरे क्या करूं बहन, समझाती तो बहुत हूं लेकिन समझता ही नहीं। किसी तरह कहीं काम पर लगा भी दो तो 2-4 दिनों में ही काम छोड़कर वापस आ जाता है, कहता है खुद का काम करना है। अगले दिन रीटा का बेटा मयंक कहता है, माँ, ये नेहा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। अब लेकिन नेहा बेटा, ये तो काम ही नहीं करता, तुम खाओगी क्या? माँ जी, आप जो खाएंगी वही मैं भी खा लूंगी, लेकिन शादी तो मयंक से ही करूंगी। रीटा नेहा और मयंक की शादी करवा देती है। हे जी, देखिए तो, ये हमारा भाग्य है कि शहर की इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की हमारी बहू बनी। हाँ रीटा, सही बोल रही हो, वरना कौन बिना काम धाम के लड़के से शादी करता है। नेहा सारा दिन घर में रहती
और सास को देख देख कर जलती कुड़ती रहती। अरे नेहा, तू तो बहुत लक्की है जो इतनी अच्छी सास मिली, माँ की तरह तेरा ख्याल रखती है। नेहा बिना मन के हंसकर निकल जाती है। आए दिन नेहा को उसकी सास की तारीफ सुनने को मिलती। मयंक, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है, सबको सम्मोहित करके रखी हुई है। कोई मुझसे पूछे कितनी झूठी औरत है तुम्हारी माँ। अच्छा, कैसी, क्या झूठ बोल रही थी? अरे जिसे देखो वो कहता है तुम किस्मत वाली हो कि अच्छी सास मिली। क्या तुम लोग किस्मत वाले नहीं हो जो मैं मिली तुम लोगों को? अरे लेकिन यार, तुम्हें तो कोई जानता नहीं ना। तुम्हें तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम भी उतनी ही अच्छी हो जितनी की माँ है। उतनी? ना जी ना, मैं तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार और गुणी हूँ। नेहा अपनी माँ को फोन कर सारी बात बताती है। अरे देख, तुझे सबके सामने अपनी सास को गलत साबित करना होगा। अगले दिन नेहा हाथ में टूथपेस्ट लगाकर घर के बाहर खड़ी होती है कि पड़ोसन उससे पूछती है, अरे नेहा बेटा, क्या हो गया? ताई, क्या बोलूं मैं? मेरी सास से मत कहना ताई जी, मेरी सास ने गुस्से से जला दिया। मैं नहीं मानती, रीटा तो बड़ी ही भली औरत है। मेरा पति कोई काम नहीं करता ना, सारा सारा दिन ताने देती रहती है, कहती है तुझे खाना तभी दूंगी जब घर का सारा काम करेगी। पड़ोसन को नेहा पर तरस आ जाता है। वो सब जगह नेहा की कही बात फैला देती है। एक पड़ोसन दूसरी से कहती है, रीटा तो बड़ी ही खराब औरत निकली। हाँ हाँ, देखो तो कैसे बहू पर जुल्म करती है। नेहा के घर रीटा की भाभी आती है। अरे मामी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। कहाँ है रीटा? घर में नहीं है क्या? उसे तो मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ। अब क्या बताऊँ मामी जी, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन फिर भी मैं रुकी कि आपको घर आना है। मम्मी जी को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तभी तो देखिए ना कि पता था आप आने वाली है, फिर भी चली गई घूमने। अरे ये तो बुरी बात है। अच्छा नेहा, मैं जा रही हूँ। रीटा आए तो बोल देना कि भाभी नाराज होकर चली गई है। रीटा वापस आती है तो उसे भाभी नहीं मिलती। अरे नेहा, तूने रोका नहीं मामी को? बोला नहीं कि मंदिर गई हूं मैं? अरे मम्मी जी, मैंने तो उन्हें बोला कि आप बस आ ही रही हैं, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मामी भी सभी रिश्तेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है। अब जो रीटा सबकी लाडली हुआ करती थी, वो सबकी आंख में खटकने लगी। रीटा को समझ नहीं आता था कि जो पड़ोसी उसे हमेशा प्यार से बुलाते थे, वो उसके सामने आते ही दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं। जो रिश्तेदार उसे इतना प्यार करते थे, वो उसे अब फोन तक नहीं करते। एक दिन रीटा के पास उसकी भाभी का फोन आता है। तू तो बड़ी हो गई रीटा। अरे ना भाभी ना, तुम तो माँ जैसी हो मेरे लिए। मायका तुमसे ही तो है, लेकिन तुम भी पता नहीं क्यों नाराज हो मुझसे। रीटा को उसकी भाभी सारी बात बताती है। रीटा उसे समझाती है कि कैसे वो नेहा बहू को बताकर वहां से गई थी। दोनों के बीच गिला शिकवा खत्म हो जाता है। रीटा समझ जाती है कि नेहा ने ही उसकी बुराई पड़ोसियों से भी की होगी। रीटा सबके घर जाकर बात करती है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने ढेर सारी झूठी बातें कर रखी है। रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखाकर ही रहेगी। नेहा, तेरे ससुर जी रिटायर हो रहे हैं, तो अब तू और मयंक कहीं और घर देख लो। अरे कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, ये तो कोई काम नहीं करते, हम कहाँ जाएंगे? तभी वो पड़ोसन आ जाती है। अरे नेहा, अच्छा ही तो है, तेरी ऐसी सास से छुटकारा मिल रहा है जो तुझे बात बात पर जला देती थी ना। घर जरा जल्दी खाली कर देना नेहा, मयंक से भी बोल देना। नेहा को समझ आ जाता है कि सास को सब पता चल गया है। वो उसकी पैर पकड़ लेती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।
की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं?
अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या है? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबके ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ।